यदि 4 बातों का ध्यान रखा जाए, पहली महान लक्ष्य बनाया जाए, दूसरी ज्ञान अर्जित किया जाए, तीसरी कड़ी मेहनत की जाए और चौथी दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आदमी को कभी भी लक्ष्य छोटा नहीं लेना चाहिए। छोटा लक्ष्य हमेशा अपराध होता है। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। ये विचार थे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, देशभक्त राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के। साथियों नमस्कार, मेरा नाम हनुमंत सिंह शेखावत है। आज हम बात करेंगे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा गंभीर रहे, कभी भी उन्होंने निजी जीवन नहीं जिया, हमेशा ज्ञान बांटने में और मेहनत करने में विश्वास किया। साथियों, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और वो बहुत ही एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनका परिवार बहुत साधारण था, गरीबी की स्थिति में ही था। उनके पिताजी नाव चलाते थे, नाव बनाते थे और बचपन में उनको भी अखबार बेचने पड़े। इस तरह से उनका जीवन एक तरह से कहें तो गरीबी में ही व्यतीत हुआ था। लेकिन उनके पिता और उनका जो परिवार था संयुक्त, बहुत ही संस्कारवान था। उनके विचार बहुत ऊंचे थे। एक बार अब्दुल कलाम साहब ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये नमाज क्यों पढ़ी जाती है, तो उन्होंने कहा कि इससे भाईचारा फैलता है, ब्रह्मांड में ऊर्जा व्याप्त होती है, इससे पूरे जगत का कल्याण होता है। अब्दुल कलाम साहब के जीवन पर उनके बेनई जलालुद्दीन और उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन का भी बहुत गहरा प्रभाव था। ये इनके लिए बहुत कोऑपरेटिव थे, हमेशा इनका सहयोग करते रहते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई और उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए हाई स्कूल उन्होंने रामनाथपुरम में की और वहाँ उनके गुरु अय्यादुरई बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छे संस्कार दिए उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को। वो हमेशा कहते थे कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आस्था हो और उम्मीद रखी जाए और तीव्र कामना की जाए तो जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब्दुल कलाम साहब बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। वो आकाश को अक्सर देखा करते थे, उड़ते हुए पक्षियों को देखा करते थे और उनके बारे में सोचा करते थे कि ये किस तरह से उड़ते हैं। वो अपने पिता को नाव बनाते हुए देखते थे। उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा था और उनके मन में हमेशा ये तमन्ना रहती थी कि वो स्पेस के बारे में जानेंगे, स्पेस के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करेंगे। साथियों, 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए वो त्रिची चले गए। वहाँ उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए चक्कर लगाने शुरू किए। कुछ प्रयासों के बाद उनका वहाँ एडमिशन हो गया तो उनके पास पैसे नहीं थे। पैसों का प्रबंध कहाँ से किया जाए। जब उनकी बहन को पता चला इस बात का तो उन्होंने अपने सोने के कंगन बेच करके उनके लिए पैसों की व्यवस्था की। उस समय अब्दुल कलाम साहब बहुत भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इनको बहुत कुछ लौटाऊंगा जीवन में और इसके साथ साथ समाज को भी बहुत कुछ दूंगा। इसके बाद उन्होंने MIT से इंजीनियरिंग करते हुए वो इंटर्नशिप के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बेंगलोर चले गए। वहाँ से वो इंजीनियर बन के निकले। इंजीनियर बनने के बाद उनको नौकरी के लिए अप्लाई करना था तो उन्होंने एक तो रक्षा मंत्रालय के लिए अप्लाई किया, दूसरा उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए अप्लाई किया। उनकी इच्छा थी, वो भारतीय वायुसेना में ही जाना चाहते थे।
भारतीय वायुसेना में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो निराश हो गए। निराश होके वो एक संत के पास गए जो ऋषिकेश में रहते थे, स्वामी शिवानंद। उनके पास गए और अपनी व्यथा उन्होंने सुनाई कि मैं जीवन में वायुसेना में जाना चाहता था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत निराश हूँ। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा प्रारब्ध यही है, ईश्वर तुमसे और कुछ चाहता है, हो सकता है तुम्हें बहुत बड़ा कुछ करना हो, तुम अपने जिस क्षेत्र में जा रहे हो उसी में मेहनत करो, उसी में लगन से काम करो। ये शिक्षा स्वामी जी ने दी। तब उनको बोध हुआ कि मुझे जो काम मिला है, जो प्रारब्ध है, उसी पे काम करना चाहिए। उन्होंने रक्षा मंत्रालय में नौकरी ज्वाइन कर ली, वहाँ कई प्रोजेक्ट्स पे काम किए। उसके बाद उन्होंने इसरो में काम किया, फिर उन्होंने कई साइंटिस्ट के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया। वहाँ से उन्होंने देखा कि भारतीय प्रौद्योगिकी की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, यहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। बाहर के देश अमेरिका, चीन, फ्रांस भारत को हेय दृष्टि से देखते थे। अब्दुल कलाम साहब और उनकी टीम को ये बात बहुत अखरती थी। वो कई नियम भारत पे लाते थे लेकिन ये उनके नियमों को न मानते हुए भी कई परीक्षण करते रहे। साथियों, इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पे काम किए, कई वैज्ञानिकों की टीम बनाई, अलग अलग प्रतिनिधित्व किया, वैज्ञानिकों से कोऑर्डिनेशन किया, बहुत ही सामंजस्य बिठाया। भारत सरकार के पास धन की कमी थी लेकिन इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में को अच्छे से रक्षा मंत्री को समझाया और इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा करके कन्विंस करके उनको कन्विंस किया कि भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे ले जाया जा सकता है। उन्होंने SLV-3 प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें उनको असफलता लगी। बहुत ही मुश्किल काम था। एक तो भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस दौरान उनकी 3 साल में 3 डेथ होगी उनके परिवार में। उनके बहनों ही जिनका उनके जीवन पे बहुत प्रभाव था, उनके पिताजी का देहांत हो गया। और फिर जब वो फ्रांस जाने वाले थे इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तो उनकी माताजी का देहांत हो गया, तो उनको पोस्टपोन करना पड़ा इस यात्रा को। इस SLV-3 प्रोजेक्ट फेल हो गया। बहुत ही निराशा का वातावरण था लेकिन उन्होंने फिर ऊर्जा बटोरी, वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा किया। उसके बाद उन्होंने पूरी जी जान से मेहनत की और 18 जुलाई 1980 को उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता को हासिल किया और उन्होंने रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पे काम किए और अग्नि, पृथ्वी, आकाश मिसाइलों का निर्माण किया और भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तर पे लेके गए। उनके नेतृत्व में 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ, भारत परमाणु शक्ति बनकर के उभरा। अग्नि का सफल परीक्षण हुआ 1989 में, 22 मई 1989 में, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसके बाद अब्दुल कलाम पूरे भारत में अपितु पूरे विश्व में जाने लगे। उनको बहुत से यूनिवर्सिटी में बुलाया जाने लगा, उनके लेक्चर होने लगे और उन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि भी दी गई। साथियों, 18 जुलाई 2002 को उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 2017 तक उनका कार्यकाल था। राष्ट्रपति जीवन भी वो बहुत सादगी से जिए। जब भी उनका परिवार या उनके परिवार वाले राष्ट्रपति भवन आते थे तो उनका खर्चा वो अपने पर्सनल अकाउंट से उठाते थे। उनको टाई कोट पहनना पसंद नहीं था, सादा रहना पसंद था। वो लेस वाले जूते पहनना ज़्यादा पसंद करते थे बनिस्पत की लेदर शूज के, और बहुत हाई फाई तरह के जूते पहनने में वो विश्वास नहीं करते थे, कपड़े पहनने में भी विश्वास नहीं करते थे। जोधपुरी सूट के लिए वो कहते थे कि मेरा दम घुटता है, ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। तो साथियों, बहुत ही सादा जीवन था उनका, बहुत ही उच्च क्वालिटी के इंसान थे। भारत सरकार ने उनको बहुत से अवार्ड दिए। 1981 में पद्म भूषण से उनको नवाजा गया और 1997 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया। वो एक ऐसे इंसान से जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा गया। उनकी उपलब्धियां साथियों बहुत बड़ी हैं।
बहुत ही देशभक्त, अनुशासित और संस्कारवान व्यक्ति थे। देश के लिए हमेशा समर्पित रहे। उनकी इच्छा थी कि वो अंतिम समय भी छात्रों के बीच में अपना ज्ञान देते हुए, अपना लेक्चर देते हुए ही जीवन त्यागे। ये कामना उनकी पूरी हुई, भगवान ने उनकी ये सुन ली। और जब वो शिलोंग IIM में अपना लेक्चर दे रहे थे, उसी समय उनको हार्ट अटैक आ गया और इस तरह से उनको 2 घंटे बाद ही उनकी डेथ हो गई और उनका अंतिम संस्कार 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम में कर दिया गया। इस तरह से एक महान वैज्ञानिक, महान देशभक्त, महान राष्ट्रपति और महान साहित्यकार का भी अंत हो गया। आज वो हम सब के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उनकी शिक्षाएं अमर हो गई। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। कल एक रोचक जानकारी के साथ और महान व्यक्तित्व के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, जिससे मैं और भी अच्छे क्वालिटी के और अच्छी जीवनियाँ और प्रेरक प्रसंग आपके सामने मैं ला सकूं। आज के साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।